हेलो स्टूडेंट्स, मैं कॉमर्स वाले गुरुजी। आज के इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। हम कर रहे हैं बिजनेस स्टडी, क्लास 12th के लिए हम बिजनेस स्टडी कर रहे हैं और इसमें हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा है। और इस सेकंड चैप्टर के अंदर जो है कुछ वीडियोस हमने बना लिए हैं, कुछ लेक्चर हमने कर लिए हैं। आज के लेक्चर के अंदर हम करने वाले हैं सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो सिग्निफिकेंस का मतलब क्या होता है? सबसे पहले सिग्निफिकेंस का मतलब होता है इंपॉर्टेंट। ठीक है, नॉर्मली हम बोल सकते हैं सिग्निफिकेंस मतलब इंपॉर्टेंट या इंपॉर्टेंस, कि भाई ये जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, जिसको हमने अब आगे आने वाली वीडियो के अंदर उस प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को समझेंगे, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट हमने लास्ट लेक्चर के अंदर समझा था। और मेनली अगर इसकी इंपॉर्टेंट की बात करें कि भाई प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए या किसी भी बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, तो उसमें एक चीज आपने अगर वीडियोस देखे होंगे तो आपको समझ में आया होगा कि ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डिसीजन मेकिंग में बहुत ज्यादा काम आते हैं। और डिसीजन मेकिंग में बहुत ज्यादा काम आते हैं, इसका मतलब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक डिसीजन बिजनेस को बहुत ऊपर भी ले जा सकता है तो नीचे भी ला सकता है, मतलब डुबा भी सकता है और उसको बहुत ज्यादा बिजनेस को सक्सेस भी दिलवा सकता है। इसीलिए प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स आप खुद बना के लिख सकते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट क्यों है, बट अपन को ऐसे मन से नहीं लिखना है। अगर ऐसे मन से लिखेंगे तो एग्जाम के अंदर आपके मार्क्स आएंगे ही नहीं। तो फिर कैसे लिखना है? आपको एग्जाम के अंदर एक्सप्लेन करते टाइम ये 6 पॉइंट लिखने हैं। और ये 6 पॉइंट आए कहां से बेटा? ये एनसीईआरटी की बुक में दे रखे हैं और अपन एनसीईआरटी का सिलेबस कर रहे हैं। और अगर आप सीबीएसई के स्टूडेंट है या फिर आरबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट है या किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट है, अगर आपके एनसीईआरटी का सिलेबस अप्लाई होता है तो आपको बुक के कंटेंट पे ज्यादा ध्यान देना होगा, तब आपके 90+ मार्क्स बिजनेस स्टडी में आराम से आ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, एंड तक देखिएगा, बहुत मजा आएगा, सारे पॉइंट आपको अपने आप ही लर्न हो जाएंगे। सबसे फर्स्ट पॉइंट है हमारा प्रोवाइडिंग मैनेजर विथ यूजफुल इनसाइट्स इनटू रियलिटी। मतलब जो ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं ना, मैनेजमेंट के बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं। प्रिंसिपल क्या होती है? जनरल गाइडलाइंस ही होती है, ठीक है, जिसको फॉलो करना होता है और वो कॉज और इफेक्ट के अंदर रिलेशनशिप बताती है और उससे बेनिफिट भी होता है, डिसीजन मेकिंग आसान होती है, ह्यूमन बिहेवियर समझना आसान होता है। ये हमने कॉन्सेप्ट लास्ट लेक्चर के अंदर समझा था। तो जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है ये मैनेजर को प्रोवाइड कराते हैं यूजफुल इनसाइट्स, ऐसी चीजें प्रोवाइड कराते हैं जिससे मैनेजर रियलिटी में आ जाता है। अब आप सोचोगे सर मैनेजर तो रियलिटी में कैसे, उसको रियलिटी पता नहीं है क्या? बिल्कुल नहीं पता होती है। प्लान बनाते हैं ना, उस टाइम हम कुछ और सोचते हैं, बाद में पता चलता है कि जो प्लान है ना, हमने सोचा था ऐसे हो जाएगा लेकिन ऐसा होता नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल मैनेजर ने सोचा था ये मेरा प्लान है और सीधा सीधा जाके मैं अपने गोल यानी कि अपने जो ऑब्जेक्टिव्स है, गोल है, उसको मैं अचीव कर लूंगा, लेकिन उसने ऐसा प्लान बनाया। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है? रियलिटी ऐसी होती है भैया, यहाँ तक पहुंचना है तो उससे पहले देखो टेढ़े मेढ़े बहुत सारे रास्ते वगैरह आएंगे और बहुत सारे छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव पूरे करने पड़ेंगे, तब जाके आप मेन गोल तक पहुंचोगे। इतना सीधा नहीं होता है जितना सीधा प्लानिंग की जाती है, जितना सीधा हम सोचते हैं। इसीलिए तो स्ट्रेटेजी नाम की एक चीज आती है। प्लानिंग और स्ट्रेटेजी में यही तो फर्क होता है। प्लानिंग ये होती है, स्ट्रेटेजी ये होती है। तो स्ट्रेटेजी रियलिटी होती है। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है ये मैनेजर को रियलिटी बता देते हैं। अगर वो फॉलो करेंगे तो, अगर मैनेजर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को फॉलो करते हैं तो उनको रियलिटी पता चल जाएगी, और रियलिटी पता चल जाएगी तो उस हिसाब से काम करेंगे। ओके, इसीलिए प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को किसी भी बिजनेस के अंदर अप्लाई करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए सिग्निफिकेंस है ये। ओके, तो यहां पर आप पढ़ सकते हैं द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट प्रोवाइड द मैनेजर विद द यूजफुल इंसाइट इनटू रियल वर्ल्ड सिचुएशन। रियल वर्ल्ड के अंदर क्या सिचुएशन चल रही है उस वो बताते हैं, ठीक है। कौन? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, क्योंकि वो जनरल गाइडलाइंस होती है, उसको फॉलो करके। अब प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में रियलिटी कहां से आ गई? तो वो वैसे आगे पॉइंट आ जाएगा, लेकिन आप खुद सोच के देखिए कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ऐसे किसी ने उठा के थोड़ी लिख दिए, उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रैक्टिसेस हुई है, बहुत ज्यादा उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं। ओके, तो वो रियलिटी के बहुत ज्यादा नजदीक होते हैं। नेक्स्ट, इट विल आल्सो अनेबल मैनेजर टू लर्न फ्रॉम द पास्ट मिस्टेक एंड कंजर्व टाइम बाय सॉल्विंग रिकरिंग प्रॉब्लम क्विकली। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट मैंने बोला ना, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट की बेस पर होते हैं, बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट किए गए हैं, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की गई है। इसीलिए जो मैनेजर प्रॉब्लम, जो भी मैनेजर के सामने प्रॉब्लम आने वाली है, जो वो मिस्टेक करने वाला है,
प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को पता है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में लिखा हुआ है कि ये करोगे तो ये मिस्टेक होगी, तो वो अगर उसको पढ़ लेगा तो वो मिस्टेक नहीं करेगा। ओके, मतलब एक तरह से बहुत अच्छा गाइड कर देते हैं। नेक्स्ट आता है एज सच मैनेजमेंट प्रिंसिपल इंक्रीज मैनेजरियल एफिशिएंसी। अगर आप प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फॉलो करते हैं तो मैनेजर्स की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, क्योंकि वो मिस्टेक मैनेजर नहीं करेगा जो वो करने वाला था, और उसको करने से कौन रोक रहा है? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, क्योंकि उनको पता है वो रियलिटी के बेस्ड है, बहुत ज्यादा उस पर प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट हुए हैं। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है सेकंड आपका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। बेटा ये देखो रिसोर्सेज, अब रिसोर्सेज तो आपको पता ही है, मैंने बता ही रखा है। वैसे रिसोर्सेज कौन कौन से होते हैं, तो किसी भी बिजनेस के अंदर दो तरह के रिसोर्सेज होते हैं। मैं लगभग हर क्लास के अंदर ये बताता हूं, अप्रोक्स हर क्लास के अंदर बताता हूं। 2 टाइप रिसोर्सेज होते हैं, और इसलिए बताते हैं क्योंकि ये आपकी पूरी बिजनेस स्टडी आप जब पढ़ोगे मैनेजमेंट, तो ये रिसोर्सेज कहीं ना कहीं आपके आएंगे। एक होते हैं आपके ह्यूमन रिसोर्सेज HR, और एक होते हैं इसके अलावा अदर रिसोर्सेज। एक बिजनेस के अंदर 2 तरह के रिसोर्सेज होते हैं। जो ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं वो इन अदर रिसोर्सेज को ऑपरेट करते हैं, और प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है वो पूरे के पूरे ह्यूमन रिसोर्सेज के बिहेवियर के ऊपर बेस्ड है। तो ह्यूमन रिसोर्सेज का अगर मैनेजमेंट हो गया तो अदर रिसोर्सेज का अपने आप ही मैनेजमेंट हो जाएगा, और ह्यूमन रिसोर्सेज का अगर आपने मैनेजमेंट कर लिया तो फिर अदर जितने भी रिसोर्सेज है, अदर रिसोर्सेज कौन से हो गए? मनी हो गई आपकी, मटेरियल हो गया, मशीन हो गई आपकी, मेथड हो गया आपका, है ना, ये सारे जितने भी रिसोर्सेज हैं अदर देन ह्यूमन रिसोर्सेज, उन रिसोर्सेज को ऑपरेट करने वाला है ह्यूमन, यानी कि इंसान, मानव। तो अगर वो उनको ऑपरेट करेगा और मैनेजमेंट तरीके से ऑपरेट करेगा, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल बने हुए हैं उनकी गाइडलाइंस को अगर वो फॉलो करेगा ना, तो पता है क्या होगा? ये जितने भी रिसोर्सेज है ना, इनका आप ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हो। अब आप बोलोगे सर ये ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन क्या होता है? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन का मतलब हो गया आप इनसे जितना बेनिफिट ले सकते हो ना उतना ले पाओगे। ओके, यहां देखिए रिसोर्सेज बोथ ह्यूमन एंड मटेरियल 2 तरह के अवेलेबल विद द कंपनी आर लिमिटेड। कंपनी के पास में हर चीज अनलिमिटेड तो होता ही नहीं है ना, कुछ है ना, रिसोर्सेज भी लिमिटेड होती है, कैपिटल पैसा लिमिटेड होगा, मशीनें भी लिमिटेड होगी, मटेरियल लिमिटेड होगा, है ना, अनलिमिटेड चीजें तो होती नहीं है। तो उन लिमिटेड चीजों से बेस्ट निकलवाना है, वो कैसे, वो कौन बताते हैं? वो बताते हैं हमको प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो दे हैव टू बी पुट टू ऑप्टिमम यूज। ऑप्टिमम यूज मतलब 100%। अगर एक मशीन से आप महीने भर के अंदर 1 लाख यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकते हो तो आपको उतनी करनी है, इसको बोलते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। ओके, ऑप्टिमम यूज मीन दैट द रिसोर्सेज शुड बी पुट टू यूज इन सच ए मैनर दैट दे शुड गिव अ मैक्सिमम बेनिफिट विथ मिनिमम कॉस्ट। मैक्सिमम बेनिफिट विद मिनिमम कॉस्ट। जो आपके पास रिसोर्सेज हैं उनका कम से कम यूज करना है और मैक्सिमम बेनिफिट निकालना है, इसको बोलते हैं ऑप्टिमम यूज। तो अगर आप ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना चाहते हैं अपने रिसोर्सेज का, तो आपको प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आइए आगे देखते हैं। प्रिंसिपल्स जो मैनेजमेंट के हैं वो फोर्सेस करते हैं कि आप कॉज और इफेक्ट के अंदर आपको रिलेशनशिप पता चल जाता है मैनेजर को, जिससे डिसीजन मेकिंग में और एक्शन लेने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। ओके, इसीलिए प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी बिजनेस के लिए। आगे चलते हैं 3rd नंबर पे, साइंटिफिक डिसीजन। अगर आप प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को फॉलो करोगे, कोई भी मैनेजर अगर फॉलो करेगा, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करेगा, तो आपको साइंटिफिक डिसीजन ले पाओगे आप, है ना। आप हर चीज को बहुत अच्छे से एनालाइज करके और टीम वर्क करके बहुत अच्छा डिसीजन ले पाएंगे। और एक डिसीजन मैंने आपको बताया ना, डिसीजन किसी भी बिजनेस को बहुत ऊपर भी ले जा सकता है, बहुत नीचे भी ला सकता है। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल हेल्प द थॉटफुल डिसीजन मेकिंग। ऐसे डिसीजन नहीं लेना है, थॉटफुल डिसीजन मेकिंग है, पूरा सोच के, विचार के, पूरा मतलब उसका एनालिसिस करके अच्छी तरीके से फिर डिसीजन लेना होता है। दे एम्फासिस लॉजिक रादर देन बिल्ड ब्लाइंड फेथ। ये लॉजिक बताते हैं कि अगर आपको ये काम कर रहे हो तो इससे आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, उसके पीछे ये लॉजिक मतलब फैक्ट बेस होते हैं, ऐसे ही मन से कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट अगर फॉलो करते हो तो आप जो है कभी भी ब्लाइंड फेथ पे नहीं चलोगे, आप लॉजिक लगाकर किसी भी डिसीजन को लोगे। तो साइंटिफिक डिसीजन हो गया कि ये करने से ये होना ही है। तो मैनेजमेंट डिसीजन टेक ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल आर फ्री फ्रॉम बायस एंड
प्रिजुडिस, यानी कि आप फालतू की चीजों से जो है और बायस से और प्रिजुडिस से जो है आप दूर रहोगे। ओके, आप हमेशा रियलिटी को फॉलो करोगे, फैक्ट को देखोगे, आप लॉजिक को देख कर डिसीजन लोगे। इसलिए बोलता है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये साइंटिफिक डिसीजन आप ले सकते हैं इसको फॉलो करके। नेक्स्ट आता है आपका पॉइंट नंबर 4, मीटिंग चेंजिंग एनवायरमेंट रिक्वायरमेंट। देखो, जो एनवायरमेंट है ना बेटा, वो चेंज होता रहता है ना, कि बिजनेस का देख लो, अपने आसपास का देख लो, टेक्नोलॉजी देख लो, दुनिया देख लो। आज से 1950 के है ना, 1915 या 50 के 60 के आज इंडिया के इमेजेस जाके देखना, इंडिया पहले कैसा था और अभी के जाके देखना कैसा हो गया। और भी कई कंट्री का आप देख सकते हो। तो मतलब एनवायरनमेंट जो है आपके आसपास का चेंज होता रहता है, और आपके आसपास का एनवायरनमेंट चेंज होगा तो आपके बिजनेस के अंदर का भी एनवायरनमेंट चेंज होगा। तो एनवायरनमेंट जो है वो हमेशा चेंज होता रहता है, और उस एनवायरनमेंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर आपको चलना है तो आपको प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को फॉलो करना ही पड़ेगा। अगर मैनेजमेंट की प्रिंसिपल फॉलो करोगे तो एनवायरनमेंट में जितने भी चेंज होंगे बिजनेस के बाहर और अंदर, यानी कि एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट, उनकी जो भी रिक्वायरमेंट होगी आप उसको पूरा करते जाओगे और आपका बिजनेस आगे ग्रो करता जाएगा। द प्रिंसिपल आर इन द नेचर ऑफ जनरल गाइडलाइंस, मैं वो तो शुरू में ही जनरल गाइडलाइंस ही है ये, बट दे आर मॉडिफाइड। ठीक है, जनरल गाइडलाइंस है लेकिन साइंस की प्रिंसिपल तो है नहीं, मैनेजमेंट के। तो आप उस प्रिंसिपल को अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आपका जो एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है उसके हिसाब से आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो। एज सच हेल्प मैनेजर टू मीट चेंजिंग रिक्वायरमेंट टू द ऑफ द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में जो भी चेंजेस हो रहे हैं, जो भी रिक्वायरमेंट आपको चाहिए, आप उसको प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को मॉडिफाई करके अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हेनरी फ्योल वगैरह जो है और FW टेलर है, इन्होंने तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बहुत पहले दिए थे। उस टाइम की दुनिया में और आज की दुनिया में कितना कुछ चेंजेस हो गया, टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गई है, लेकिन अभी भी वो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फॉलो किए जाते हैं, बस उनको थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर लेते हैं हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो बहुत अच्छे प्रिंसिपल है ये तो। ठीक है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर फ्लेक्सिबल, ये फ्लेक्सिबल होते हैं टू अडॉप्ट अ डायनेमिक बिजनेस एनवायरनमेंट, है ना। डायनेमिक मैंने मतलब बताया था फर्स्ट चैप्टर के अंदर। तो डायनेमिक बिजनेस एनवायरनमेंट जो है अगर आपको फॉलो करना है, अडॉप्ट करना है, तो आपको प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है यूज करनी चाहिए बिजनेस के अंदर, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल होते हैं। इसीलिए अगर एनवायरनमेंट में जो चेंजेस आते हैं उस हिसाब से चलना है और बिजनेस को सक्सेस बनाना है तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है आपका 5th नंबर, फुलफिल सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, सोसाइटी जो बिजनेस है ना, जो कुछ भी लेता है सोसाइटी से लेता है, और उसे क्या करना होता है पता, उसको सारा का सारा सोसाइटी को ही वापस लौटाना होता है। ऑनर कहां से आएगा? सोसाइटी से। पैसा कहां से आएगा? सोसाइटी से। एम्प्लॉयज कहां से आएंगे? सोसाइटी से। मशीन, मटेरियल, मेथड, है ना, जो कुछ आएगा सोसाइटी से आएगा। और फिर बिजनेस क्या करता है ना, ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, उससे उसका जो है कन्वर्ट करके उसको किसी प्रोडक्ट के अंदर वापस सोसाइटी को देता है। ठीक है, मतलब सोसाइटी से सीधा का सीधा लेना देना है किसी भी बिजनेस का। तो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है उस बिजनेस की कि सोसाइटी का जिंदा रहना जरूरी है, अगर सोसाइटी नहीं होगी तो बिजनेस भी नहीं होगा। तो अगर सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी आपको पूरी करनी है, सोसाइटी का भी ध्यान रखना है कि सोसाइटी को भी बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हो, है ना। ऐसा नहीं हो कि यहाँ पर बिजनेस तो अर्न कर ले लेकिन सोसाइटी गरीब हो जाए। अब सोसाइटी अगर गरीब होगी तो फिर वो बिजनेस का प्रोडक्ट कोई खरीदेगा क्या? तो बिजनेस के भी वही हाल होने हैं। ठीक है, तो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है हर ऑर्गेनाइजेशन की, हर बिजनेस की। ठीक है, और इस सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी को अगर आप फुलफिल करना चाहते हैं तो आप प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फॉलो कीजिए। तो क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो आपको बताते हैं अवेयरनेस ऑफ द पब्लिक, अगर आप प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फॉलो करेंगे ना तो आप अवेयर रहेंगे। किसके लिए? पब्लिक के लिए। आपकी अवेयरनेस इंक्रीज होगी, आप लोगों का भी सोचेंगे, सोसाइटी का भी सोचेंगे। फोर्स बिजनेसेस स्पेशली लिमिटेड कंपनीज टू फुलफिल देयर सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, है ना। और ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आपको फोर्स करेंगे, आप सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कीजिए। मैनेजमेंट थ्योरी एंड मैनेजमेंट प्रिंसिपल हैव आल्सो इन्वॉल्वड इन रेस्पॉन्स ऑफ दिस डिमांड। ओके, ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर अपना आता है 6, मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च। ओके, अगर आप प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फॉलो करते हैं तो आपकी मैनेजमेंट की ट्रेनिंग भी होती रहेगी टाइम टू टाइम, एजुकेशन भी होता रहेगा और वे रिसर्च भी करते रहेंगे। और अगर आपका मैनेजमेंट ट्रेनिंग पूरी करता रहता है और टाइम टू टाइम करता है, एजुकेशन भी लेता रहता है, रिसर्च भी करता रहता है, तो फिर आपका बिजनेस तो सक्सेस होना ही है, आपका ऑर्गेनाइजेशन के जो भी गोल है वो तो अचीव होना ही है।
लेकिन वो मैनेजमेंट जो है वो ट्रेनिंग, एजुकेशन और रिसर्च उस मैनेजमेंट के अंदर कब होगी, जब आप प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को फॉलो करेंगे। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर एट द कोर ऑफ मैनेजमेंट थ्योरी, मैनेजमेंट थ्योरी का कोर है पूरा का पूरा। एज सच दीज आर यूज एज अ बेसिस ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को फॉलो करके आप ट्रेन कर सकते हो अपने एम्प्लॉयज को, अपनी रिसोर्सेज को, आप उनको एजुकेट कर सकते हो, आप उनके ऊपर रिसर्च कर सकते हो और किसी एक जो है ऑब्जेक्टिव के ऊपर पहुंच सकते हो, एक करेक्ट के ऊपर पहुंच सकते हो, जिससे आपके बिजनेस को, ऑर्गेनाइजेशन को फ्यूचर में बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। नेक्स्ट आता अपना, अच्छा 60 थी सॉरी, नेक्स्ट अपना आता है अब प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हम करेंगे अगले लेक्चर में करेंगे। टेलर के जो साइंटिफिक मैनेजमेंट के, एफडब्ल्यू टेलर के साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल है वो, यानी कि अभी तक तो हमने जो भी पढ़ा है चैप्टर के अंदर, वो हम कभी सिग्निफिकेंस पढ़ रहे हैं, कभी इंपॉर्टेंस पढ़ रहे हैं, कभी कैरेक्टरिस्टिक पढ़ रहे हैं, कभी नेचर पढ़ रहे हैं मैनेजमेंट, ये सब किसका पढ़ रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का। तो प्रिंसिपल मतलब मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल है उसका डेफिनेशन हो गया, नेचर हो गया, उसका कैरेक्टरिस्टिक हो गई, सिग्निफिकेंस हो गई, उसके फीचर हो गए, सब हो गया। लेकिन अब मेन कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है क्या, मैनेजमेंट के कौन से प्रिंसिपल है, वो हमारा अगले लेक्चर से स्टार्ट होने वाला है। बस हमारे साथ बने रहिए, जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। हाँ, लाइक और शेयर जरूर करें क्योंकि आपका सपोर्ट चाहिए। जितने ज़्यादा लाइक आते हैं, जितने ज़्यादा आप शेयर करते हैं, जितने व्यू आता है, उतना ही हमें मोटिवेशन मिलता है और अच्छा कंटेंट आपके सामने लाने के लिए। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।